रहीम, वेलकम टू हाशमीज क्लासेस फिजिक्स 101 लेक्चर 9 मोमेंटम के बारे में हम पढ़ेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले ये बात क्लियर कर दूं कि जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई हैं ये पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मोमेंटम जो है वो किसी भी बॉडी की मोशन की क्वांटिटी को कहते हैं। तो कितनी रफ्तार से वो बॉडी मूव कर रही है तो उसको मोमेंटम कहेंगे। तो मैथमेटिकल फॉर्म में ये मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो इसकी डायमेंशन यहाँ पे बताई गई है कि ml/-1। इस तरह इसकी जो है यूनिट kg इंटू मीटर पर सेकंड है। kg मास की यूनिट है, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट होती है। तो इसी तरह दूसरे पॉइंट में जो है ना ये बताया गया कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, और क्योंकि इसकी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। और ये पेपर के हवाले से बहुत अहम बात भी बताई गई है कि न्यूटन सेकंड लॉ के जरिए मोमेंटम को हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये पेपर के हवाले से बहुत अहम है कि पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि मोमेंटम को प्रूव करें न्यूटन सेकंड लॉ के जरिए। तो इस प्रूव करने का तरीका कार ये है कि पहले हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो F इज इक्वल टू ma के बराबर है, और यहाँ पे जो a है ये dv/dt के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम मास इंटू dv/dt के लिखें तो फिर उसके बाद हम dmv/dt लिखें तो ये हमारे पास m के बराबर है, वो p के बराबर है। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ को प्रूव करता है। थर्ड पॉइंट में जो है ना ये सिंपल सी बात बताई गई है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम, द रेट एट विच टोटल मोमेंटम चेंज इज इक्वल टू टोटल फोर्स। अगर हमारे पास छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं उनका जो टोटल मोमेंटम है वो Pn के बराबर होगा, इसी तरह वो अगर उनका टोटल मोमेंटम जो चेंज होगा वो टोटल फोर्स के बराबर चेंज होगा। इस तरह चौथे पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन के बारे में बताया गया कि टोटल सम ऑफ टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज वेनिस्ड। तो जब फर्स्ट कंडीशन ऑफ फोर्स के बारे में बताया गया कि जो टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस किसी भी बॉडी पर लगती है वो जीरो के बराबर होती है। इसी तरह टोटल मोमेंटम जो है वो भी जीरो के बराबर होगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में ये जो है ना हमारे पास दो बालें हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, तो उनका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो Pi इज इक्वल टू m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 होगा। इस तरह जो फाइनल मोमेंटम होगा वो Pf इज इक्वल टू m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 होगा। जब ये दोनों बालें आपस में कोलाइड करेंगी तो इनका जो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम एक दूसरे के बराबर आ जाएगा। इस तरह 6 पॉइंट में एक कहा गया कि हमारे पास एक बम है, वो रेस्ट होने से पहले एक पूरा पीस है। तो जब ये एक्सप्लोड हो जाता है तो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। तो इसका जो फर्स्ट टोटल मोमेंटम है वो जीरो के बराबर होगा, क्योंकि जब रेस्ट पे था ये मोमेंटम जब ये बम रेस्ट में था तो इसका मोमेंटम जीरो था। इस तरह फाइनल जब एक्सप्लोड होने के बाद जो इसका फाइनल मोमेंटम होगा वो भी जीरो के बराबर होगा। तो जब ये एक्सप्लोड हो रहा था तो इस दौरान ये बहुत थोड़े से टाइम के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी फोर्स अप्लाई हुई है, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। तो इसका जो मोमेंट इस तरह दूसरे लफ्जों में कहा गया कि जो मोमेंटम जो हिस्सा बम का दो हिस्सों में ज़ाहिर बात है तकसीम हुआ है, तो एक हिस्सा जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, दूसरा हिस्सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमें किसी भी हिस्से की वेलोसिटी को जानने के लिए हमें दूसरे की जो है ना वेलोसिटी का होना जरूरी है। इसी तरह 7th पॉइंट में ये कहा गया कि अगर हम मिसाल के तौर पे हम एक शेल फायर करते हैं तो वो शेल फायर जब हम करते हैं तो वो उसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है, 60 के एंगल से हम फायर कर रहे हैं। तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर वो जो शेल है वो पहुंचता है तो वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। तो एक हिस्सा वापस रिटर्न ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाता है, दूसरा हिस्सा जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है आधा हिस्सा, तो उसकी वेलोसिटी हमने जो आधा हिस्सा जो है उसकी वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। जो आगे को मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो P1x इसको जो वो हिस्सा जो वापस कैनन वापस ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी हमारे पास आई है -5 इंटू m/2। m हमारे पास मास है, m/2 जो है ना मास का आधा हिस्सा है, और
जो इसकी वेलोसिटी है वो -5 है, क्योंकि टोटल वेलोसिटी हमारे पास 10 थी, तो 10 में से आधा जो है ना वो 5 आ गई, और माइनस साइन जो है इसका ये ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये यहाँ से जो वापस आ रहा है इसको शो कर रहा है। इसी तरह जो हमने P2x की वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, तो टोटल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी m इंटू 10 cos थीटा, तो 10 cos 60, तो cos 60 हमारे पास 1/2 के बराबर होता है। तो इस तरह px जो है हमारे पास px हमारे पास आ जाएगा 5m/2, तो p2x हमारे पास आ जाएगा m/2 इंटू v2x, तो ये v2x हमारे पास आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अगर आपको इस एग्जांपल की समझ नहीं आई तो कमेंट में हमसे जरूर पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपको बोर्ड पे भी इस एग्जांपल को समझा दूंगा। 8 पॉइंट में ये कहा गया कि अगर आप जो है ना हैमर से अपने अंगूठे को हिट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हार्ड महसूस होता है, क्योंकि आपकी जो अंगूठे पर बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ मोमेंटम जो है ना वो डिस्ट्रॉय करता है बहुत कम टाइम पर। अगर हम जो है ना इसी तरह हम अगर अपने अंगूठे को किसी फोम के साथ जो है ना वो हम लपेट लें तो फिर ये हार्ड कम करेगा, क्योंकि इसको बेटर अंदाज में समझने के लिए यहाँ पे ये बताया गया कि हमने ये पढ़ा था कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो यही एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। जब हम अपने अंगूठे के ऊपर कोई फोम लपेट लेंगे तो जब फोम के ऊपर पहले वो जो है ना हथौड़ी आके लगेगी, हैमर आके लगेगी, तो यहाँ पे आके फोर्स जो है ना फोर्स आके तकसीम हो जाएगी, कम हो जाएगी, इस वजह से ये हार्ट कम होगा। तो यहाँ से इसके बाद इम्पल्स के बारे में बताया कि फोर्स इनटू टाइम ओवर विच द फोर्स एक्ट्स, तो अगर फोर्स को हम टाइम के अंदर जो है ना तकसीम कर दें, चेंज कर दें सॉरी, तो ये इम्पल्स के बराबर आ जाएगा। दूसरे लफ्जों में इम्पल्स की डेफिनेशन बताई गई है, द चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स which is equal to area under the curve of force versus time, तो एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स वर्सेस टाइम ये इम्पल्स के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी तरह 9th पॉइंट इस एग्जांपल इस लेक्चर का 9th पॉइंट में ये कहा गया कि जो आप एक हैमर के साथ एक टेबल के ऊपर हैमर को मारते हैं तो ये जो फोर्स है ये जब टेबल के ऊपर लगेगी तो ये मैक्सिमम होगी, और जब टेबल पर लगने से पहले और लगने से बाद इसकी जो फोर्स है ये 0 के बराबर होगी। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।